कहानी शुरू करने से पहले मैं तुम्हें बता दूं, ये एनिमे मेरा वन ऑफ द फेवरेट है बिकॉज ये अंडररेटेड एनिमे ह्यूमन इमोशंस को बहुत अच्छे से कैप्चर करता है। चाहे हैप्पीनेस हो, रेज हो, एंगर हो या सैडनेस हो, सब कुछ कैप्चर करता है। तो पॉपकॉर्न लेकर बैठ जाओ एंड चलिए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि इस दुनिया में बहुत सी स्ट्रेंज चीजें रहती हैं जो डार्कनेस से घिरी होती हैं। जब ह्यूमंस उन चीजों के सामने आते हैं तब उनकी डार्कनेस उन्हें ही अपने अंदर समा लेती है। पर दुनिया में ऐसे भी कुछ लोग रहते हैं जो इनका सामना करते हैं, जिन्हें कहा जाता है साइकिक्स। इसके बाद हम अराता का रेगन नाम के एक साइकिक को देखते हैं जो एक स्पिरिट को भगाने का जॉब लेता है। वो तब एक स्पिरिट को रिमूव करने की प्राइस दिखाता है और एक्सप्लेन करता है कि एक स्पिरिट को पूरी तरह से रिमूव करना कितना मुश्किल है। क्लाइंट का बॉयफ्रेंड रेगन को फ्रॉड समझता है और बिलीव नहीं करता कि वो रियल साइकिक है। इसके बाद हॉन्टेड प्लेस पहुंचते ही एक स्पिरिट अपीयर होता है जो सबको शॉक कर देता है। रेगन सॉल्ट यूज करता है पर उसका कोई इफेक्ट नहीं होता क्योंकि वो नॉर्मल स्टोर बॉट सॉल्ट था। तब रेगन अपने सीक्रेट वेपन यानी स्टूडेंट मॉब को बुलाता है। मॉब आता है और इजीली स्पिरिट को डिफीट कर देता है। बाद में रेगन मॉब को पे करता है। मॉब हैरान होता है कि इतने वीक स्पिरिट के लिए उसे क्यों बुलाया गया। रेगन एक्सप्लेन करता है कि वो स्पिरिट इतना वीक इसलिए लगा क्योंकि मॉब खुद बहुत पावरफुल है। इसके बाद मॉब अपनी फैमिली के साथ डिनर करता है जहां वो अनकॉन्शियसली स्पून बेंड कर देता है। उसकी मदर बोलती है कि अगर ऐसे ही करते रहे तो एक दिन अलाउंस रिप्लेस कर दिया जाएगा। अगले दिन मॉब स्कूल जाता है। वो अपनी क्रश सुबोमी को देखकर एक्साइटेड होता है लेकिन मैथ और फिजिक्स में फेल हो जाता है। स्कूल के बाद रेगन मॉब को एक बिग जॉब के लिए स्टेशन बुलाता है। दोनों हंटर टनल जाते हैं जो ओल्ड हाईवे के अलोंग है। टनल बंद है लेकिन लोग डिसअपियर हो रहे हैं। 30 साल पहले एक बाइकर गैंग वहां मारी गई थी और रेगन बिलीव करता है कि उनका हेट्रेड अभी भी टनल में है। टनल में एंटर करते ही रेगन जल्दी वापस आता है और मॉब से पूछता है, तुम क्यों नहीं एंटर किए। मॉब एक्सप्लेन करता है कि उसको लगा रेगन के पास सब कंट्रोल में है और जगह स्केरी फील होती है। वो स्पिरिट की प्रेजेंस फील करता है और रियलाइज करता है कि वो सराउंडेड हैं। रेगन कहता है, तुम उन वीक स्पिरिट्स को हैंडल करो, और खुद एक बड़े स्पिरिट से फाइट करता है जो इनिशियली उसे रेसलर समझ लेता है। वो बड़ा स्पिरिट बाइकर गैंग का बॉस होता है जो एक्सप्लेन करता है कि वो बनाना पील पर स्लिप करके क्रैश हुआ था और पूरी गैंग मारी गई। वो रेगन पे अटैक करता है लेकिन मॉब उसको प्रोटेक्ट करता है। रेगन सॉल्ट पंच मारता है पर बॉस को फील भी नहीं होता। मॉब फिर बॉस को अंदर से मेल्ट कर देता है। बॉस कहता है, रुको, हमें अटैक करने के लिए फोर्स किया गया था। मॉब उसको डिग्रेडेड स्टेट में लीव करता है। बॉस एक्सप्लेन करता है कि टनल में एक 100 साल पुरानी स्पिरिट है जो सारी डेथ्स के लिए रेस्पॉन्सिबल है। रेगन बिलीव नहीं करता लेकिन मॉब को क्रीपी ऑरा फील होता है और वो चेक करने जाता है। वो एक और बड़े और स्ट्रॉन्ग स्पिरिट को फेस करता है जो मॉब को खाने की कोशिश करता है लेकिन मॉब अपनी साइकिक पावर से उसको अंदर से मेल्ट कर देता है। मॉब रेगन और बॉस के पास वापस आता है और कहता है कि स्पिरिट इतना पावरफुल नहीं था। बॉस को उसकी गैंग की फोटो दिखाता है जो बॉस को रुला देती है और पीसफुली पास ऑन करने देती है। घर जाते वक्त मॉब रेगन से पूछता है, टनल में कुछ क्यों नहीं किया। रेगन शॉक्ड है और एक्सप्लेन करता है कि उसने वीक स्पिरिट्स को मॉब के लिए छोड़ा था। इसके बाद रेगन एक कस्टमर को एक्सप्लेन करता है कि उसके पास एक डिजिटल कर्स है जो वन क्लिक गंदी साइट से आया है। मॉब एक क्लाइंट के लिए मसाज स्टार्ट करता है। क्लाइंट इनिशियली पे नहीं करना चाहता था लेकिन जैसे ही मसाज एंजॉय करता है वो कंटिन्यू करने का डिसाइड करता है और वापस आना चाहता है। बाद में मॉब हैरान होता है कि क्या ऐसी ही जिंदगी जीना सही है, लेकिन उसके पास और कुछ करने को नहीं है। टेलीपैथी क्लब का एक मेंबर ग्रुप को छोड़ देता है और टोकुगावा स्टूडेंट काउंसिल का वाइस प्रेसिडेंट तुरंत आता है और बताता है कि क्लब में फ्राइडे तक 5 मेंबर्स होने चाहिए वरना वो क्लब डिसबैंड कर देगा और रूम किसी और के क्लब को दे देगा। इसके बाद टोमे, कुराता और बाकी लोग 5th मेंबर ढूंढते हैं लेकिन सब रिजेक्ट कर देते हैं कहते हुए कि उनका क्लब क्रीपी लगता है। मॉब की मॉम याद करती है कि मॉब किसी क्लब में नहीं है और उसे कॉल करती है। टॉमी ऑलमोस्ट कन्विंस करती है मॉब को ज्वाइन करने के लिए। रेगन मॉब को कॉल करता है और पूछता है क्या वो लेट हो सकता है। रेगन और टॉमे आर्ग्यू करते हैं क्योंकि टॉमे ने मॉब को स्टील करने की कोशिश की। रेगन मैनेज करके मॉब को कन्विंस कर लेता है कि वो क्लब ज्वाइन ना करे। ममिट एक्सप्लेन करता है कि वो बस goof ऑफ करना चाहता है और क्लब के थ्रू उन्होंने अपना एक पैराडाइज क्रिएट कर लिया है। टोमे कहती है कि मॉब उनकी लास्ट होप है और मॉब एग्री करता है सोचने के लिए। रेगन और मॉब प्राइवेट गर्ल्स एकेडमी की तरफ जाते हैं गर्ल्स के कपड़े पहने हुए। गेट पर गार्ड्स उनको रोक देते हैं।
रेगन को परवर्ट बोलते हैं, लेकिन मॉब को बॉय समझकर अंदर अलाउ कर देते हैं। मॉब रूफ पर जाता है और क्लाइंट से मिलता है, जो बताते हैं कि स्कूल में बहुत से सुपरनेचुरल फेनोमेना हो रहे हैं। वो दोनों तब स्पिरिट्स ढूंढने निकलते हैं। मॉब इवेंचुअली स्पिरिट्स को बास्केटबॉल हॉल में ट्रैप कर देता है। स्पिरिट तब गुस्सा हो जाता है और होस्टेज लेने की कोशिश करता है, लेकिन मॉब उसे इजीली डिफीट कर देता है। स्पिरिट मॉब से कहता है कि मॉब को देखकर फील होता है जैसे वो खुद है, और रिग्रेट करता है कि फाइनली उसने आफ्टर लाइफ में थोड़ा सा फन एक्सपीरियंस कर लिया। स्पिरिट मॉब से पूछता है, तुम अपनी लाइफ फुल्ली जी रहे हो क्या? उस रात मॉब 2 बजे तक पिया, अपनी लाइफ के बारे में सोचता है और अगले दिन डिसाइड करता है कि वो टेलीपैथी क्लब ज्वाइन करेगा। फॉर्म फिल करने से पहले वाइस प्रेसिडेंट टोकुगावा आता है और बॉडी इंप्रूवमेंट क्लब को उनका न्यू क्लब रूम शो करता है। टोकुगावा देखता है मॉब को ज्वाइन करते हुए और क्वेश्चन करता है कि मॉब क्यों ऐसे क्लब ज्वाइन कर रहा है जिसमें इंटरेस्ट नहीं है। वो कहता है कि मॉब को किसी और के इन्फ्लुएंस में आकर ऐसे काम नहीं करने चाहिए जो वो नहीं चाहता। थोड़ा सोचने के बाद मॉब रियलाइज करता है कि वो सुबोमी को कन्फेस करना चाहता है और अपने आप को इम्प्रूव करना चाहता है। वो रिक्वेस्ट करता है कि बॉडी इंप्रूवमेंट क्लब ज्वाइन करे और वो ग्लैडली एक्सेप्ट कर लेते हैं। मॉब बॉडी इंप्रूवमेंट क्लब के साथ ट्रेनिंग स्टार्ट करता है, लेकिन इजीली कोलैप्स हो जाता है। टेलीपैथी क्लब को रूम में रहने की परमिशन मिल गई है, क्योंकि बॉडी इंप्रूवमेंट क्लब को सिर्फ अपना इक्विपमेंट स्टोर करना था। वहां पर मुसाशी गोडा कोलैप्स मॉब को लेकर आता है और कहता है कि उसका ध्यान रखो। जब मॉब जगता है, वो बताता है कि उसने क्लब इसलिए ज्वाइन किया क्योंकि वो अपने आप को इम्प्रूव करना चाहता है। ये देखकर टोमे और बाकी रियलाइज करते हैं कि मॉब पॉपुलर बनने की कोशिश कर रहा है, पर वो कहते हैं कि उसके लिए ये मुश्किल होगा। मॉब अपनी साइकिक पावर डेमोन्स्ट्रेट करता है और टोमे उसे उसकी हेल्प करने के लिए कहती है, लेकिन मॉब पोलाइटली मना कर देता है, कहता है कि उसके पास और काम है। वो रेगन के पास जाता है, जो इमीडिएटली समझ जाता है कि मॉब लव के प्रॉब्लम में है और कहता है कि ये अंडरस्टैंडेबल है क्योंकि वो भी पॉपुलर बनना चाहता है। घर जाते वक्त एक औरत मॉब को रोक लेती है और गेस करने लगती है कि वो उदास क्यों लग रहा है। इवेंचुअली वो गेस करती है कि ये लव का मामला है और कहती है अगर वो उसके साथ चलेगा तो पॉपुलर हो सकता है। मॉब सुनकर एग्री कर लेता है। वो जाता है एक सीक्रेट रिलीजियस मीटिंग में। वहाँ वो एक क्लासमेट इची मिजातो से मिलता है। वहाँ पर कल्ट लीडर डिम्पल अराइव होता है, सबको हंसा के हैप्पी फील कराता है। वो एक पर्सन को मास्क पहनाता है। मॉब और इची सस्पिशियस फील करते हैं। इची रिवील करती है कि वो सॉल्ट मिडिल स्कूल न्यूज़पेपर से है और सोचती है कि डिम्पल हिप्नोसिस यूज करके लोगों को ब्रेन वॉश कर रहा है। पर जब डिम्पल मास्क रिमूव करता है, वो बंदा हंसने लगता है। इची सोचने लगती है कि ये कैसे पॉसिबल है। इची वहां से जाना चाहती है, लेकिन डिम्पल अलाउ नहीं करता और उसको मास्क पहनाता है, जिससे इची हंसने लगती है। मॉब को भी मास्क पहनाया जाता है, पर उस पर कोई इफेक्ट नहीं होता। वो वहां से जाना चाहता है। डिम्पल मॉब को कन्विंस करने की कोशिश करता है और स्टेरिंग कॉन्टेस्ट चैलेंज देता है लॉल लीडर के साथ। जिसने पहले हंसा वो लूज करेगा। मॉब एक्सेप्ट करता है, लेकिन तीनों लीडर्स फेल हो जाते हैं और हंस देते हैं। डिम्पल रियलाइज करता है कि उसने उनको हंसाया। फिर वो मॉब को चैलेंज करता है, मिल्क में कुछ डालता है, जिसे मॉब इमीडिएटली थूक देता है। डिम्पल कहता है कि मॉब हंसा है, पर मॉब मना कर देता है। अनॉयड मॉब अपनी साइकिक एनर्जी रिलीज करता है, सबको हिप्नोसिस से फ्री कर देता है। डिम्पल फिर से वही इफेक्ट अप्लाई करने की कोशिश करता है और अपने साइकिक पावर्स यूज करता है, पर मॉब पे कोई इफेक्ट नहीं होता। मॉब कहता है कि अगर वो चाहे भी तो भी हंस नहीं सकता। डिम्पल मॉब को मॉक करता है और कहता है कि उसके अंदर इमोशंस नहीं हैं, इसलिए वो अपने प्यार के साथ हंस या रो नहीं पाएगा और हमेशा अकेला रहेगा। जब वो जानता है कि मॉब के पास साइकिक पावर्स हैं, डिम्पल डिसाइड करता है कि उसको एलिमिनेट करना होगा। मॉब कहता है कि अच्छा है कि वो एक अच्छा इंसान नहीं बल्कि इविल स्पिरिट है। डिम्पल अपने फॉलोअर्स को कमांड देता है मॉब को रोकने के लिए, लेकिन मॉब के सप्रेस्ड इमोशंस 100% तक पहुंच जाते हैं और उसका रेज रिलीज होता है एक टोरिएंटल हरिकेन की फॉर्म में। डिम्पल मॉब पर अटैक करता है, पर कोई अटैक इफेक्ट नहीं करता। मॉब इजीली उसको डिफीट कर देता है। बाद में मॉब रेगन को एक्सप्लेन करता है और रिग्रेट करता है कि उसने पूरे ग्रुप का फन रोक दिया। रेगन कहता है कि सिर्फ मॉब ही उनको सेव कर सकता था, क्योंकि वो हाइपरटेंस है और लॉल मीटिंग में हंस नहीं सकता। लोग नॉर्मल हो जाते हैं और सोचते हैं कि मॉब शायद फेथफुल मैसेंजर ऑफ गॉड है। अगली मॉर्निंग जब मॉब जगता है तो वीक डिम्पल उसको ग्रीटिंग करता है अपने ही रूम में। मॉब उसको ग्राउंड पे स्मैश करके चेक करता है कि क्या वो ड्रीम देख रहा है।
तब रियलाइज होता है कि ये तो वही स्पिरिट है जो कल मिला था। मॉब प्रिपेयर हो जाता है उसको इरेज करने के लिए, लेकिन डिम्पल उससे भीख मांगने लगता है कि मॉब उसको ना मारे, और एक्सप्लेन करता है कि उसका ड्रीम है एक गॉड बनना। वो मॉब के साथ टीम अप करना चाहता है, पर मॉब इंटरेस्टेड नहीं था और किल करने की प्रिपरेशन करता है। उसी वक्त डिम्पल प्रॉमिस करता है कि अब से वो कुछ बुरा नहीं करेगा। मॉब एग्री करता है और डिम्पल पूरा दिन उसे स्कूल में फॉलो करता है। मॉब डिम्पल को रेगन के पास ले जाता है और एक्सप्लेन करता है कि रेगन उसका मास्टर है और डिसाइड करेगा कि डिम्पल के साथ क्या करना है। डिम्पल नोटिस करता है कि रेगन फेक है, लेकिन मॉब को नहीं बताता। रेगन डिम्पल को नहीं देख सकता और कमेंट करता है कि ये शायद वीक स्पिरिट है, और मॉब को बोलता है कि जो चाहे वो कर सकता है। इची रित्सु से बात करती है और उसे एक्सप्लेन करती है कि कल क्या हुआ मॉब के साथ, और ऐसे ही साइको हेलमेट रिलीजन स्टार्ट होता है। वो मॉब के साइकिक पावर्स के बारे में और जानना चाहती है। रित्सु कहता है मॉब के पावर साइड शो नहीं है, और फिर वहां से चला जाता है। बाद में रित्सु अटेम्प्ट करता है स्पून बेंड करने का, पर फेल हो जाता है। अगले दिन वो स्कूल मॉब के साथ जाता है और पूछता है कि मॉब अपनी पावर्स क्यों ज्यादा यूज नहीं करता। मॉब एक्सप्लेन करता है कि उसे उतनी अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती और कुछ चीजें ऐसी हैं जो पावर से अचीव नहीं करी जा सकती। डिम्पल अनॉयड होता है और कहता है कि वो बहुत कुछ अचीव कर सकता है, लेकिन जब मॉब कहता है कि वो मसल्स और विजडम चाहता है, डिम्पल स्पीचलेस हो जाता है। ओनिगावारा बॉडी इंप्रूवमेंट क्लब के पास आता है और हेल्प मांगता है ब्लैक विनेगर मिडिल स्कूल से फाइट करने के लिए, पर मुशाशी गोडा रिफ्यूज कर देता है। ओनिगावारा मॉब को देखकर प्लान बनाता है और फेक लव लेटर सेंड करता है मॉब को, जिस पर मॉब बिलीव कर लेता है। इसके बावजूद कि डिम्पल ने उसे बताया था कि ये एक फेक लेटर है जो किसी लड़के ने लिखा है। वो टेरुकी को चैलेंज मैसेज भेजता है ब्लैक विनेगर से, जो अरेंज्ड प्लेस पर आता है और मॉब को होस्टेज लेने का डिसाइड करता है। बॉडी इंप्रूवमेंट क्लब को मैसेज मिलता है कि मॉब को होस्टेज बनाया गया है, और वो इजीली स्टूडेंट्स को बीट करके मॉब को रेस्क्यू कर लेते हैं। ब्लैक विनेगर के स्टूडेंट्स रियलाइज करते हैं कि मॉब एक लैंडमाइन की तरह है, लेकिन बॉडी इंप्रूवमेंट क्लब को ऐसे ही लेट नहीं कर सकते, पर इजीली डिफीट हो जाते हैं। टेरुकी आता है और ब्लैक विनेगर स्टूडेंट्स को कहता है कि वो लीडर के लिए फिट नहीं है। वो ओनिगावारा का प्लान समझ लेता है और उसको रिवील करने पर मजबूर करता है। टेरुकी बॉडी इंप्रूवमेंट क्लब और ओनिगावारा को इजीली डिफीट करता है अपनी साइकिक पावर्स यूज करके। टेरुकी नोटिस करता है कि मॉब ने अपनी साइकिक पावर्स का यूज करके खुद को अनटाई कर लिया है और कहता है कि पावर्स कभी दूसरों से फाइट करने के लिए यूज नहीं करनी चाहिए। टेरुकी शॉक्ड होता है जब एक और एस्पर दिखता है। वो कहता है कि उसके बहुत क्वेश्चंस हैं, लेकिन पहले हायरार्की एस्टेब्लिश करनी होगी। फिर वो मॉब पे अटैक करता है, पर उसका अटैक इफेक्ट नहीं करता। मॉब वहां पहुंचता है हैंडशेक के लिए, क्योंकि वो दोस्ती करना चाहता है, लेकिन टेरुकी गार्ड पर होता है और पीछे हट जाता है। मॉब डिम्पल को कहता है कि वो फाइट नहीं करेगा, क्योंकि रेगन ने हमेशा सिखाया था कि साइकिक पावर दूसरों पे यूज नहीं करनी चाहिए। सिमिलरली जैसे नाइफ को किसी पर पॉइंट नहीं करना चाहिए। टेरुकी डिस्टेंस मेंटेन करता है, पर फिर भी मॉब पे अटैक कंटिन्यू करता है। उसे ग्राउंड पर स्लैम कर देता है। डिम्पल टेरुकी से कहता है कि क्या वो ड्रॉ कंसीडर कर सकता है, क्योंकि मॉब फाइट नहीं करना चाहता और कंटिन्यू करेगा तो वो सिर्फ हर्ट होगा, लेकिन टेरुकी रिफ्यूज कर देता है। डिम्पल अपनी रिमेनिंग पावर यूज करता है और यूजुअल फॉर्म में आता है, पर टेरुकी इजीली उसको इरेज कर देता है। मॉब डिम्पल के साथ स्पेंड टाइम को याद करता है और डिसाइड करता है कि वो ओके है, क्योंकि टेरुकी उसको इनसिग्निफिकेंट बुला रहा था और कहता था कि वो कुछ अचीव नहीं करेगा। मॉब याद करता है कि डिम्पल हमेशा उसको एनकरेज करता था और कहता था कि वो भी ग्रेट हो सकता है, और टेरुकी से कहता है कि सोचने पर याद आता है डिम्पल बेटर पर्सन था। टेरुकी अपनी फुल पावर यूज करके फाइट करता है और मॉब को स्कूल बिल्डिंग में ग्राउंड पे स्लैम कर देता है। वो इवेंचुअली मॉब को होम इकोनॉमिक्स रूम में पुश करता है और कुछ नाइफ्स निकालता है। मॉब पे पॉइंट करता है और शूट कर देता है, पर मॉब डिफ्लेक्ट कर लेता है और अपनी प्रोटेक्शन करता है। एक नाइफ टेरुकी के हेड टॉप से बाल शेव कर देती है। टेरुकी गुस्सा हो जाता है, टाई को स्वॉर्ड में बदलता है और मॉब पे अटैक कर देता है। मॉब एक्सप्लेन करता है कि वो अपनी पावर्स यूज नहीं करेगा, वो नहीं चाहता कि टेरुकी हर्ट हो, और मॉब समझ गया कि टेरुकी भी एक लूजर है, जैसे वो खुद। टेरुकी गुस्सा होता है और कहता है कि वो अलग है, मॉब के पास कुछ नहीं है अगर पावर्स यूज नहीं करेगा। वो क्लोज आता है और मॉब को चोक करने लगता है और ब्लेम करता है कि मॉब ने उसका सुपर पॉपुलर वर्ल्ड छीन लिया।
मॉब फिर भी पावर्स यूज नहीं करता, सिर्फ स्लाइटली टेरुकी को पंच करता है, याद करते हुए जब टेरुकी ने पावर्स यूज किए थे और अपने बुलीज और ब्रदर्स को हर्ट किया था। मॉब इवेंचुअली पास आउट हो जाता है और टेरुकी डिसाइड करता है वहां से जाने का, पर उसी मोमेंट पर मॉब उठ जाता है। उसके इमोशंस पीक पर होते हैं। मॉब फाइनली फील करता है कि फाइट करने का टाइम आ गया है। टेरुकी खुश होता है कि मॉब फाइनली फाइट करने का डिसाइड कर चुका है, पर मॉब इजीली टेरुकी का बैरियर ब्रेक कर देता है। पहले तो वो हंसता है कि मॉब ने अपने ही वर्ड्स ब्रेक कर दिए और पावर्स यूज कर लिए, पर फिर रियलाइज करता है कि मॉब तो अनकॉन्शियस है। टेरुकी ये देखकर हैरान हो जाता है कि मॉब के अंदर कुछ तो अवेकन हुआ है। जब पूरा स्कूल डर जाता है और रबल फ्लाई करने लगता है, टेरुकी रोने लगता है, सॉरी बोलता है और कहता है कि वो दूसरों पे पावर्स यूज नहीं करेगा। पर सारा रबल और टेरुकी क्लाउड्स के ऊपर चले जाते हैं, जहां टेरुकी रियलाइज करता है कि वो सिर्फ एवरेज पर्सन है। मॉब अवेक होता है और रियलाइज करता है कि अगर वो पावर्स किसी पे यूज करता है तो वो चेंज नहीं कर सकता। उसके सैडनेस का इमोशन 100% तक पहुंचता है और वो पूरा स्कूल बिल्डिंग रबल से रिकंस्ट्रक्ट कर देता है। ब्लैक विनेगर स्टूडेंट्स की आंखें खुलती हैं। टेरुकी को देखकर फियर में भागते हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि उनके हेयर का भी नुकसान हो। बॉडी इंप्रूवमेंट क्लब के मेंबर्स मॉब को चेक करते हैं कि वो ओके है या फिर नहीं, और टेरुकी रियलाइज करता है कि वो कम्प्लीटली लॉस्ट है। मॉब 3 घंटे तक डिम्पल को ढूंढता है, पर उसे कोई सुराग नहीं मिलता। घर जाके रित्सु से टॉवल देता है रेन से ड्राई करने के लिए। मॉब एक्सप्लेन करता है कि उसको सब कुछ ठीक से याद नहीं है और अपोलोजाइज करता है इंसिडेंट के लिए जिसमें उसने रित्सु को हर्ट किया था। रित्सु कहता है कि ठग्स ने किया था, मॉब ने नहीं। रित्सु फिर टीवी देखता है रबल फुटेज के साथ और इंसिडेंट याद करता है जब मॉब लूज कॉन्शियसनेस में था। इसके बाद रेगन के कस्टमर के बारे में पता चलता है कि वो अमेरिकन है। रेगन एक्सप्लेन करता है कि लैंग्वेज ऑटोमेटिकली ट्रांसलेट होती है एक्स्ट्रा फी के लिए, पर हितोशी इंग्लिश में बात करने में कंफर्टेबल था। रेगन फिर भी जापानीज में बात करता है। हितोशी अपने फादर से सेफ का पासवर्ड मांगता है जो रेगन गेस नहीं कर सकता। हितोशी नाइफ पॉइंट करता है और रेगन को नॉकआउट कर देता है और साथ में एक्सप्लेन करता है कि ये सेल्फ डिफेंस था, इतनी मनी से लाइफ के लिए इनफ कैश मिल जाएगा। मॉब तब सोचता है कि क्या वो पावर सेल्फ डिफेंस में यूज कर सकता है, जैसे किसी का हेड शेव करना, उसको नेकेड करना, दोस्तों को खोने देना और स्कूल डिस्ट्रॉय करना। रेगन कमेंट करता है ये थोड़ा ज्यादा है फॉर सेल्फ डिफेंस, पर मॉब को एनकरेज करता है कि उसके पावर्स लोगों की हेल्प कर रहे हैं। इची मेजातो मॉब से बात करती है और फिगर आउट करती है कि टेरुकी भी साइकिक है और ब्लैक विनेगर मिडिल स्कूल में बैटल हुआ था, पर मॉब उसके बारे में बात करने से रिफ्यूज करता है। टोमी बातें सुन लेती है और मॉब से पूछती है कि क्या उसके जैसे और भी साइकिक्स हैं। मॉब कंफर्म करता है उसने अभी किसी और साइकिक को नहीं देखा और अपने मास्टर को सेंस नहीं कर सकता। उसके पावर्स सुपरनेचुरल हैं, साइकिक नहीं। टॉमी मॉब के साथ डेट पर जाती है और वो टेलीपैथिक लोग ढूंढते हैं। वो अडल्ट साइकिक को भी देख लेता है, पर डेंजरस फील करता है, इसलिए टॉमी को नहीं बताता। इस तरफ ओनिगावारा उसको ढूंढता है जिसने शैडो लीडर टेरुकी को हराया था और चाहता है कि वो उसका शैडो लीडर बने। गॉडार रिफ्यूज करता है और बताता है कि ये असल में किसने किया। बाद में ओनिगावारा मॉब से मिलता है और माफी मांगता है ट्रबल के लिए जो ब्लैक विनेगर मिडिल स्कूल में हुआ। रित्सुन के एनकाउंटर देख लेता है और सोचता है कि ओनिगावारा मॉब को बुली कर रहा था स्टूडेंट काउंसिल मीटिंग में। वो प्रपोज करता है कि डेलिक्वेंट्स को डिसिप्लिन करे और पीसफुल स्कूल बनाए, और आइडियाज एक्सेप्ट होते हैं। घर जाते वक्त रित्सु अवेकनिंग लैब के एक मेंबर से मिलता है जो उसको मॉब समझ के इनवाइट करता है अवेकनिंग लैब में अपनी साइकिक पावर्स एम्पलीफाई करने के लिए। नेक्स्ट डे रित्सु अवेकनिंग लैब जाता है और 5 और साइकिक्स को देखता है, पर डिसअपॉइंटेड होता है कि पावर्स वीक और यूजलेस हैं। घर में शिंजी कामूरो स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट अपने ब्रदर और मदर से मॉक्ड होता है कि वो कितना यूजलेस है अपने परफेक्ट ब्रदर के कंपैरिजन में। नेक्स्ट डे वो रित्सु को कॉल करता है और ओनिगावारा के डेस्क पे गर्ल्स रिकॉर्डर प्लांट करता है और एक्सप्लेन करता है कि डेलिकेंट्स को गेट रिड करेंगे और बाकी रिकॉर्डर्स को डिस्प्लेस करेंगे। इस तरफ ओनिगावारा मुसाशी गोडा के साथ होता है जो ओनिगावारा को चेंज करने की कोशिश करता है। ओनिगावारा क्लासरूम में चैलेंज एक्सेप्ट करता है। स्टूडेंट्स अपसेट होते हैं क्योंकि कोई रिकॉर्डर्स के साथ मेस करता है। ओनिगावारा रूम में एंटर करता है और रित्सु अपने डेस्क पे रिकॉर्डर पार्ट्स फाइंड करता है। शिंजी ओनिगावारा को ब्लेम करता है और रित्सु उसके बैग में और रिकॉर्डर्स फाइंड करता है। ओनिगावारा मना कर देता है
पर सब उसको परवर्ट बोलते हैं। 2 साल की मेहनत के बाद ओनिगवारा का परफेक्ट अटेंडेंस फाइनली ब्रेक हो जाता है। अवेकनिंग लैब में रित्सु रिकॉल करता है कैसे शिंजी ओनिगवारा का फेस देखकर हंसता था। वो फ्रस्ट्रेटेड होता है और कहता है कि उसके पास साइकिक पावर्स नहीं हैं। वो रेगन से मिलता है जो एक्सप्लेन करता है कि वो स्पिरिट एक्सरसाइज करेगा और रित्सु को भी इनवाइट करता है। पर रित्सु कहता है कि उसके पास साइकिक पावर्स नहीं हैं, जैसे उसके ओल्डर ब्रदर के पास हैं। घर जाके रित्सु डिम्पल को देखता है और सोचता है कि वो कौन है। व्हाइट टी पॉइजन रूमर्स स्प्रेड होते हैं जिसने शैडो लीडर टेरोकी को डिफीट कर दिया। इस तरफ रित्सु सरप्राइज होता है जब वो डिम्पल को देखता है। डिम्पल एक्सप्लेन करता है कि कैसे वो वापस आया, पर अब वो काफी वीक है और हाउस में एंटर भी नहीं कर सकता। डिम्पल एक्सप्लेन करता है कि सिंस रित्सु उसको देख सकता है, इसका मतलब रित्सु के पास साइकिक पावर्स हैं। वो चाहता है कि रित्सु उसके साथ टीम अप करे ताकि वो मॉब से स्ट्रॉन्गर हो जाए। डिम्पल मैनेज करता है रित्सु को ट्रिक करने में और एंटर करता है रित्सु के बॉडी में, पर इतनी वीक स्टेट में वो रित्सु को कंट्रोल नहीं कर पाता। रित्सु अपनी साइकिक पावर्स यूज करता है और उसकी स्ट्रेंथ स्कूल में ग्रो होती है। स्कूल में शिंजी और रित्सु डेलिकेंट्स को फ्रेम करते हैं स्टीलिंग और परवर्ट होने के लिए। एक दिन कुछ डेलिकेंट्स रित्सु को फेस करते हैं, जानते हैं कि उसने उनको फ्रेम किया, पर डिम्पल की हेल्प से रित्सु इजीली उनको डिफीट कर देता है अपनी साइकिक पावर से। तब तेरुकी शो होता है और कहता है कि वो रित्सु को अपना ओल्ड सेल्फ याद दिलाता है। डिम्पल ट्राई करता है रित्सु को बोलने के लिए कि वो भाग जाए, पर रित्सु अपनी टेस्ट के लिए तेरुकी को फेस करता है। तभी रित्सु रियलाइज करता है कि वो तेरुकी से कमजोर है। इस तरफ रित्सु और डिम्पल मुश्किल में होते हैं। तेरुकी विग ग्रैब करता है होल्ड करने के लिए और वो दोनों भागने का मौका देखते हैं। एक औरत मॉब को इनवाइट करती है एक्सपेंसिव वेस्ट देखने के लिए, पर वो उसको ट्रिक करती है और मॉब वेस्ट ब्रेक कर देता है। फिर उसकी फ्रेंड के साथ डिमांड करते हैं कि मॉब फुल प्राइस पे करे। रेगन मॉब के लिए आता है और क्विकली सिचुएशन समझ लेता है, एक्ट करता है जैसे मॉब को इंजर्ड किया गया है। रेगन उनसे डिमांड करता है सेम अमाउंट जो वो चाहते हैं मॉब से। आर्टिस्ट रेगन को बोलते हैं कि वेस्ट ब्रेक करने से कर्स फॉल करेगा, पर रेगन कमेंट करता है कि वो एक हॉन्टिंग स्पिरिट है जिसे उसने पहले रिमूव किया था और वो उनके पीछे भेजेगा। लोग हंसते हैं, लेकिन फिर लाइट्स ब्रेक होती हैं और पेंटिंग्स गिरने लगती है। बाद में रेगन मॉब को कॉन्ग्रेचुलेट करता है उनको डराने के लिए, पर मॉब एक्सप्लेन करता है कि ये कर्स स्पिरिट था जो उसने भेजा था। शिंजी और रित्सु कंटिन्यू करते हैं ओनिगवारा के पीछे, पर एक दिन एक गैंग लीडर दूसरे स्कूल से स्कूल गेट पर शो होता है। रित्सु उसको फेस करता है और बीट कर देता है। घर जाते वक्त शिंजी अलग गैंग मेंबर से पिट जाता है और सोचता है कि क्या वो व्हाइट टी पॉइजन था। नेक्स्ट डे से शिंजी स्कूल अटेंड करना भी बंद कर देता है। एक दिन रित्सु मल्टीपल गैंग से सराउंडेड होता है और सोचता है कि क्या वो व्हाइट टी पॉइजन था। तेरुकी उनको देखता है और रियलाइज करता है कि रित्सु मॉब प्रिटेंड कर रहा है और जाके उसको कॉल करता है। इस तरफ एक और आदमी अपकमिंग फाइट देखता है और कमेंट करता है कि वो उसको ढूंढ लिया और फाइट देखने का डिसाइड करता है। रित्सु सारे गैंग मेंबर्स को फेस करता है और इजीली बीट कर देता है। जब वो फिनिश कर लेता है, मॉब शो होता है और रित्सु से पूछता है क्या कर रहा है। तब तेरुकी मॉब को ढूंढ के लाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि मॉब को पता चलता है कि रित्सु उसका भाई है। तेरुकी ये सोचकर वहां से चला जाता है कि वो दोनों भाइयों की फाइट देखना नहीं चाहता। मॉब को यकीन ही नहीं होता कि रित्सु ने अकेले इतने सारे लोगों को हरा दिया। रित्सु बताता है कि अब जब उसके पास भी साइकिक पावर्स आ गई हैं, तो वो मॉब से बिल्कुल नहीं डरता। पहले वो हमेशा फ्रेंडली रहने की कोशिश करता था ताकि मॉब पर प्रेशर ना आए, क्योंकि उस वक्त वो अपनी पावर से खुद को प्रोटेक्ट भी नहीं कर सकता था। डिम्पल समझ जाता है कि वो जीत नहीं सकता, इसलिए भाग जाता है। रित्सु मॉब पर अटैक करता है, लेकिन मॉब उसे देखकर उसे कॉन्ग्रेचुलेट करता है। उसके बाद मॉब उन गुंडों के पास जाता है जिन्हें रित्सु ने पीटा था। वो लोग मॉब से कहते हैं कि जमीन पर गिरकर माफी मांगो, और मॉब बिना किसी ईगो के सच में ग्रोवल करता है। इसी बीच कोयामा क्लॉ मेंबर अवेकनिंग लैब में घुस जाता है और शिगियो कागेयामा के बारे में इंफॉर्मेशन निकाल लेता है, जिसे वो लोग रित्सु समझ रहे होते हैं। इसलिए वो कोयामा को उसके पीछे भेज देते हैं। जैसे ही कोयामा कंफर्म करता है कि शिगियो रित्सु उसके सामने है, वो तुरंत रित्सु पर अटैक कर देता है। कोयामा सबको बुरी तरह पीट देता है और सबसे जमीन पर गिरकर माफी मंगवाता है। वो रित्सु को अपने साथ ले जाने लगता है। तब मॉब उसे रोकने के लिए फाइट करता है, लेकिन कोयामा अपनी साइकिक पावर से मॉब का बैरियर तोड़ देता है और कहता है, उठो, अपने छोटे भाई को प्रोटेक्ट नहीं करोगे क्या?
कोयामा मॉब को इतनी बुरी तरह पीट रहा होता है कि लगता है मॉब मर ही जाएगा। रित्सु चिल्लाता है, भाई बस करो, उसे छोड़ दो। लेकिन कोयामा नहीं मानता और रित्सु को भी मार देता है। इसी मोमेंट पर मॉब की एनिमोसिटी 100% पहुंच जाती है। अब मॉब पूरा सीरियस हो जाता है और कोयामा को पीटना शुरू कर देता है। अब कोयामा मॉब का बैरियर तोड़ ही नहीं पाता। कोयामा अपनी ट्रम्प एबिलिटी एनर्जी बॉम्ब यूज करता है, लेकिन उसका भी मॉब पर कोई खास असर होता नहीं। गैंग्स को समझ आ जाता है कि मॉब ही असली पावरफुल एस्पर है और वो उसके लिए चीयर करने लगते हैं। कोयामा सोचता है कि अगर थोड़ा सा भी गार्ड छोड़ा तो वो तुरंत नॉकआउट हो जाएगा। अचानक कोयामा अपनी जेब से कुछ निकालता है। सब लोग सोचते हैं कि ये नाइफ है। मॉब उसे ब्लॉक कर लेता है, लेकिन वो एक स्पेशल स्प्रे होता है। जैसे कोयामा स्प्रे करता है, मॉब बेहोश हो जाता है। मॉब का चेहरा देखने के बाद कोयामा डिसाइड करता है कि सब गैंग मेंबर्स को मार देगा, लेकिन तभी मॉब दोबारा खड़ा हो जाता है। ये देखकर कोयामा को समझ आ जाता है कि वो मॉब को हरा नहीं सकता, इसलिए वो रित्सु को पकड़कर भाग जाता है। गैंग के लोग मॉब का शुक्रिया अदा करते हैं, लेकिन तब तेरुकी वापस आता है और सबको पीछे रहने को कहता है, क्योंकि मॉब के आसपास रहना अभी भी डेंजरस है। मॉब बाद में तेरुकी के घर पर होश में आता है। तेरुकी उसे बताता है कि वो आदमी क्लॉ नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन से था, जो डेंजरस एस्पर्स ने मिलकर बनाई है। इस ऑर्गेनाइजेशन के 100 से ज्यादा मेंबर्स हैं, जो छोटे एस्पर्स को उठाकर उनका ब्रेन वॉश करके अपना सोल्जर बना लेते हैं। सब लोग सोचते हैं कि क्लॉ रित्सु के पीछे क्यों हैं। डिम्पल गेस करता है कि इसका रीजन अवेकनिंग लैब है और वहां से इंफॉर्मेशन लीक हुई होगी। जब वो लैब जाते हैं तो देखते हैं कि वहां अटैक हो चुका है। वहां केंजी मिलता है, जिससे सच सामने आता है। उसे पता चलता है कि असली शिगियो को इनवाइट किया गया था, लेकिन रित्सु ने उसकी जगह प्रिटेंड किया था। साथ ही अवेकनिंग लैब के बाकी एस्पर्स को भी किडनैप कर लिया गया होता है। रित्सु और बाकी एस्पर्स को जंगल के रास्ते एक सीक्रेट फैसिलिटी की तरफ ले जा रहा होता है। क्लॉ के 7th डिवीजन की बिल्डिंग में एंट्री लेते ही साकुराई हैरान हो जाता है कि रित्सु ने कैसे कोयामा को चोट पहुंचा दी। तब कोयामा बताता है कि रित्सु ने नहीं, बल्कि एक और बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग एस्पर किड ने अटैक किया था। उसे रोकने के लिए उसे स्प्रे का यूज करना पड़ा और फिर वहां से भागना पड़ा, क्योंकि वो उसके लेवल का नहीं था। ये सुनकर साकुराई इरिटेट हो जाता है, क्योंकि उनके ऑर्डर्स थे कि सबसे पावरफुल एस्पर्स को पकड़ना है, और यहाँ एक स्ट्रॉन्ग एस्पर हाथ से निकल गया। टेराडा छुपके से ये बात सुन लेता है और कहता है कि वो मदद करेगा और डिवीजन लीडर को कुछ पता नहीं चलने देगा। जैसे ही टेराडा निकलता है, साकुराई सोचता है कि क्या वो उस बच्चे को हरा पाएगा। कोयामा समझाता है कि वो टेराडा से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन मॉब को सीरियसली नहीं लेता। अगर उसने मॉब को सीरियसली लिया होता तो शायद शुरू में ही उसे हरा देता, लेकिन उसका अंदाजा है कि टेराडा पूरी प्रिपरेशन के साथ जाएगा और सिचुएशन को अंडर एस्टिमेट नहीं करेगा। यहीं पर टेरुकी मॉब को बताता है कि एक क्लॉ मेंबर उनके पीछे आने वाला है। तभी टेराडा वहां आ जाता है, लेकिन वो अपनी गार्ड डाउन कर देता है और आसानी से डिफीट हो जाता है। इसके बाद टेरुकी उसे टॉर्चर करता है और टेराडा सब कुछ उगल देता है। जल्दी बोल, सब कुछ बता, थक गया हूँ, थोड़ा सा पानी दे दो। उसे आराम देने की बात मत करो। क्या तुम्हें पता है ये कितना क्रूअल सजेशन है? तुम्हें इन जैसे स्कम के साथ अच्छा बिहेव करने की जरूरत नहीं है। दूसरी तरफ 7th डिवीजन के अपर एचिलियन मेंबर्स मीटिंग कर रहे होते हैं। डिवीजन लीडर इशिगुरो बताता है कि बॉस 1 महीने में जापान वापस आने वाले हैं और कुछ मेंबर्स को हेडक्वार्टर बेस ले जाया जाएगा, लेकिन कोयामा को नहीं, क्योंकि आज उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है। इधर रित्सु और बाकी एस्पर्स मुटाओ के साथ बात कर रहे होते हैं। मुटाओ उन्हें क्लॉ ज्वाइन करने के लिए कन्विंस करता है, लेकिन सब मना कर देते हैं। तब मुटाओ एक एक्सट्रीम स्टेप लेता है और ट्विंस में से एक काइडो को दूसरे रूम में ले जाकर मार देता है और उन्हें उसकी डेड बॉडी दिखा देता है। रित्सु भागने का सोचता है, लेकिन दाइची बताता है कि उसका भाई काइदो जिंदा है। जो बॉडी दिखाई गई थी वो सिर्फ उन्हें धोखा देने के लिए थी। इससे रित्सु समझ जाता है कि मुताओ किसी हिप्नोसिस टाइप एबिलिटी का यूज करता है। रित्सु एक प्लान बनाता है और सेल से निकलकर कैमरा के ब्लाइंड स्पॉट में चला जाता है। वहां वो गार्ड्स को हरा देता है। फिर सब मिलकर रे की एबिलिटी का यूज करते हुए काइदो को ढूंढने निकलते हैं। उधर टेराडा मॉब और टेरुकी को अपनी बेस तक ले जाता है, लेकिन मौका मिलते ही भाग जाता है और उन पर अटैक कर देता है। टेरुकी उससे फाइट करता है, लेकिन टेराडा अपनी विप से टेरुकी को पकड़ लेता है। तब मॉब एक्शन में आता है और टेराडा को 2 पेड़ों के बीच जोर से स्मैश करके हरा देता है। टेरुकी कहता है, जिस पल मॉब तुम्हें अपना एनिमी मान लेता है, उसी पल तुम खत्म हो जाते हो। फिर ये फाइट सिर्फ एक रात तक ही चलती है। वो 2 गार्ड्स को नॉकआउट कर देते हैं और डिम्पल उनमें से एक का बॉडी कंट्रोल कर लेता है।
7 डिवीजन के अपर लीडर्स को पता चल जाता है कि इंट्रूडर्स आ चुके हैं। कोयामा खुद मॉब का सामना करने निकलता है, इस बार उसे मारने के इरादे से। लेकिन मॉब कहता है कि उसके पास टाइम नहीं है और अपनी साइकिक पावर से कोयामा को रोक देता है और उसे वॉल्स के अगेंस्ट बार बार पटकता है जब तक वो बेहोश ना हो जाए। जैसे ही कोयामा रिएक्ट नहीं करता, अपर एक्लियन के मेंबर्स समझ जाते हैं कि वो किसी बहुत ज्यादा पावरफुल एस्पर के सामने आ गए हैं। इधर रित्सु और बाकी लोग कायदो को ढूंढ लेते हैं और छुपके से आगे बढ़ते हैं। वो उन सबको छोड़ देने का फैसला करता है और कहता है कि नॉर्मल ह्यूमंस का साइकिक्स के सामने कोई चांस नहीं होता। फिर भी वो ऑर्गेनाइजेशन के साथ ही रहता है क्योंकि उसका मानना है कि एक दिन क्लॉ पूरी दुनिया पर राज करेगी और उस जैसे लैकीज को भी रिवॉर्ड मिलेगा। इसके बाद टेरुकी, डिम्पल और मॉब अलग अलग डायरेक्शन में स्प्लिट हो जाते हैं। डिम्पल एक अजीब सी दिखने वाली डोर के पास पहुंचता है जहां से कुछ आदमी बाहर निकलते हैं। वो समझ जाते हैं कि डिम्पल एक इम्पोस्टर है और उससे फाइट करने लगते हैं, लेकिन डिम्पल उन सबको इजीली हरा देता है। रूम के अंदर जाते ही एक आदमी बताता है कि यह अवेकनिंग रूम है जहां लोगों को पेन देकर उनकी साइकिक पावर जगाने की कोशिश की जाती है। तभी अपर एक्लियन मेंबर मत्सुओ आता है और कमेंट करता है कि उनके बिल्डिंग में किसी घोस्ट का आना बहुत रेयर है। वो कहता है कि डिम्पल उसकी कलेक्शन के लिए परफेक्ट रहेगा। उधर तेरुकी कुछ आदमियों को हरा देता है और उनमें से एक कहता है कि रित्सु और बाकी लोगों को ले आओ, लेकिन वो बताता है कि वो सेल से भाग चुके हैं और अब वहां नहीं हैं। इसी वक्त मियागावा अपीयर होता है और पूरे एरिया को आग से भर देता है। वो कहता है कि अब वो रियल पावर दिखाएगा। टेरुकी अपनी बैरियर से खुद को प्रोटेक्ट करता है। मियागावा सोचता है कि वो जीत चुका है क्योंकि टेरुकी कुछ कर नहीं पा रहा और वो उसे और ज्यादा जलाने के लिए प्रोवोक करता है। तब टेरुकी अपनी बैरियर को मियागावा के अराउंड बंद कर देता है, जिससे मियागावा खुद ही अपनी आग में जल जाता है और डिफीट हो जाता है। तभी साकुराई भी वहां पहुंचता है और डिस्ट्रैक्शन के दौरान मुराकी पीछे से टेरुकी को नॉकआउट कर देता है। उधर रित्सु कुछ वीक एस्पर्स को हरा देता है, लेकिन तब शो सुजुकी अपीयर होता है। रित्सु डिसाइड करता है कि वो शो का सामना करेगा, जबकि बाकी लोग भाग निकलते हैं। इसी बीच मॉब को मुकाई की डॉल्स ढूंढ लेती हैं। मॉब उन्हें तोड़ देता है, लेकिन मुकाई सुचिया को बुला लेती है जो मॉब से फाइट स्टार्ट कर देती है। सुचिया मॉब को पीटना शुरू कर देती है। मॉब रोने लगता है क्योंकि वो एक औरत से फाइट नहीं करना चाहता। उसे अपने मास्टर की बात याद आती है, सिर्फ सबसे बड़े लूजर्स ही औरतों पर हाथ उठाते हैं। मॉब कहता है, तुम यहाँ तक आ चुकी हो, फिर मैं रो क्यों रहा हूँ, क्योंकि मैं सच में किसी लेडी को मारना नहीं चाहता। रेस्क्यू के बीच सुचिया कहती है कि मॉब एक जेंटलमैन है और सजेस्ट करती है कि वो कहीं और जाकर इक्वल टर्म्स पर फाइट करे। उधर डिम्पल का सामना मत्सुओ से होता है जो इविल स्पिरिट्स को पेट्स की तरह यूज करता है। डिम्पल समझ जाता है कि वो खुद को प्रोटेक्ट नहीं कर सकता, इसलिए वो हर अटैक के बाद स्पिरिट्स को वापस बुला लेता है। फिर डिम्पल चार्ज करता है, लेकिन जानबूझकर जमीन पर गिर जाता है। ये एक डाइवर्जन होता है। डिम्पल अपना बॉडी छोड़कर बाहर निकल जाता है। मत्सुओ अपने स्पिरिट उसके पीछे भेजता है, लेकिन जैसे ही वो डोर में अटक जाते हैं, डिम्पल वापस आकर फिर से अपनी बॉडी पोसेस कर लेता है। मत्सुओ सोचता है कि उसने डिम्पल को पकड़ लिया है और फिर और भी ज्यादा इविल स्पिरिट छोड़ देता है। इसी वक्त सुचिया डिफीट हो जाती है और इशिगुरो टाकियुची को भेजता है, लेकिन मॉब उसे भी आसानी से हरा देता है। आगे जाकर मॉब रित्सु को डिफीटेड हालत में देखता है और मुटो अपीयर होता है जो हिप्नोसिस का यूज करके मॉब को ये दिखाता है कि रित्सु खून में लथपथ और मरा हुआ है। ये देखकर मॉब का रिजेक्शन इमोशन 100% पहुंच जाता है। वो मुटाओ को नॉकआउट कर देता है और खुद बेहोश हो जाता है। तब शो रिवील होता है और कमेंट करता है कि मॉब ने मुटाओ के इल्यूशन को एम्पलीफाई और रिवर्स कर दिया। शो रित्सु और मॉब को डिवीजन लीडर के पास ले जाता है। कुछ ही देर बाद मत्सुओ भी वहां पहुंचता है और बताता है कि उसने डिम्पल को पकड़ लिया है। वो कहता है कि उसने डिम्पल को एक जार में बंद कर दिया है जिसमें 100 इविल स्पिरिट्स हैं जो एक दूसरे को खा जाएंगी और आखिर में सिर्फ एक ही बचेगा। उधर होशिनो और बाकी एस्पर्स फ्रंट गेट तक पहुंच जाते हैं, लेकिन वहां गार्ड्स को झुकते हुए देखते हैं और एक बहुत पावरफुल एस्पर ऑरा फील करते हैं। वो अंदाजा लगाते हैं कि बॉस आ रहा है। इसी वक्त रेगन बिल्डिंग के अंदर एंटर करता है और फिर एक ड्रीम सीक्वेंस दिखाया जाता है जिसमें मॉब अपने बचपन को याद करता है जब वो जंगल में रास्ता भटक गया था। मॉब होश में आता है और देखता है कि वो रित्सु और टेरुकी के साथ एक रूम में बंद है। मॉब रिलीफ फील करता है क्योंकि रित्सु बिल्कुल ठीक होता है। टेरुकी कहता है कि इस रूम के अंदर साइकिक पावर्स यूज नहीं की जा सकती, लेकिन मॉब को पूरा भरोसा होता है कि रित्सु बिना पावर के भी कोई ना कोई सॉल्यूशन निकाल लेगा। इसी बीच अपर एक्लियन मेंबर प्लान बनाते हैं कि मॉब और बाकी लोगों को ब्रेन वॉश करके अपना नया मेंबर बना लिया जाए, लेकिन शो कहता है कि उन्हें हेडक्वार्टर्स में रिक्रूट किया जाएगा।
उधर रेगन मॉब के जीपीएस सिग्नल को फॉलो करते हुए उस बिल्डिंग तक पहुंच जाता है। गार्ड्स उसे रोक लेते हैं क्योंकि वो उन्हें सस्पिशियस लगता है, लेकिन रेगन अपना बॉसी और इम्पोर्टेंट एटीट्यूड दिखाता है और कहता है कि वो अपने सबऑर्डिनेट के काम के सिलसिले में बात करने आया है। गार्ड्स गलत समझ लेते हैं कि वो 7 डिवीजन लीडर की बात कर रहा है और अज्यूम कर लेते हैं कि रेगन ही क्लॉ का बॉस है। बिल्डिंग के अंदर जाते ही रेगन देखता है कि बच्चे भागने की कोशिश कर रहे हैं। वो गार्ड्स को डांटता है और उनकी हरकतों के लिए उन्हें सुनाता है। फिर वो मॉब के ग्रुप तक पहुंचता है और सब शॉक हो जाते हैं जब उन्हें पता चलता है कि क्लॉ का बॉस असल में मॉब का मास्टर है। रेगन सबको तुरंत रिलीज करने को कहता है और निकलने लगता है, लेकिन तभी अपर एक्लियन मेंबर्स आ जाते हैं क्योंकि उन्हें खबर मिल चुकी होती है कि बॉस आ गया है। रेगन को देखकर वो सोचते हैं कि ये कौन है। रेगन अपना इंट्रोडक्शन देता है। इशिगुरो रेगन पर अटैक कर देता है, लेकिन टेरुकी बैरियर बना लेता है क्योंकि गार्ड्स भी अटैक रेंज में होते हैं। रेगन उन गार्ड्स को वहां से भाग जाने को कहता है ताकि वो अपनी जान बचा सके। मॉब इशिगुरो से लड़ने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन जैसे ही लगता है कि वो साइकिक पावर यूज करेगा, रेगन इशिगुरो को ड्रॉप किक मार देता है। वो मॉब को याद दिलाता है कि उसका रूल है, इंसानों पर पावर्स यूज मत करो। अब रेगन के पास कोई और ऑप्शन नहीं होता, इसलिए वो खुद अपर एक्लियन मेंबर से लड़ने का फैसला करता है और मुराकी को पंच मार देता है। लेकिन ये प्लान उल्टा पड़ जाता है। दुश्मन और ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और इशिगुरो अपनी पावर्स छोड़ देता है, जिससे फैसिलिटी का एक हिस्सा तबाह हो जाता है। बाकी मेंबर्स भी मॉब, रित्सु और तेरुकी पर मिलकर अटैक कर देते हैं। रेगन बार बार मॉब से कहता है कि फाइट मत करो और भाग जाओ, जबकि टेरुकी और रित्सु कहते हैं कि सिर्फ मॉब ही अपनी फुल पावर से उन्हें रोक सकता है। जब मॉब देखता है कि सबको बुरी तरह चोट लग रही है और वो उन्हें मरते हुए नहीं देखना चाहता, तो मॉब का मर्डरस इंटेंट 100% तक पहुंच जाता है। लेकिन तभी रेगन मॉब को जोर से थप्पड़ मार देता है, उसे होश में लाता है और कहता है कि अगर वो ऐसा करेगा तो बाद में उसे बहुत दर्द सहना पड़ेगा। मॉब को याद आता है पहली बार रेगन से मिलना, जब उसने रेगन का साइन बोर्ड देखा था और उसके ऑफिस में गया था। मॉब ने कहा था कि उसके पास साइकिक पावर्स हैं। रेगन पहले सोचता है कि कोई मजाक कर रहा है, लेकिन फिर भी मॉब को अंदर बुला लेता है। रेगन समझाता है कि एस्पर भी आम इंसानों जैसे ही होते हैं और उन्हें सबसे पहले अच्छा इंसान बनना चाहिए। इसी दौरान रेगन के हाथ से चाय का कप गिर जाता है, जिसे मॉब अपनी साइकिक पावर से पकड़ लेता है। तब रेगन समझ जाता है कि मॉब के पास सच में पावर्स हैं और उसे रोज ऑफिस आने का इनविटेशन देता है ताकि वो उसे स्पिरिट्स को एक्सरसाइज करना और डिसिप्लिन सिखाए। प्रेजेंट में वापस आते हैं। साकुराई छुपके से रेगन के पीछे आता है और अपनी तलवार से उस पर वार कर देता है। रेगन मॉब के सामने गिर पड़ता है। रेगन को जमीन पर गिरा देखकर रित्सु के अंदर कुछ बदलने लगता है। मॉब कहता है कि वो ये सब हैंडल नहीं कर पाएगा। वो बोलता है कि उसे किसी को चोट पहुंचाना पसंद नहीं, लेकिन अगर वो कुछ नहीं करेगा तो सब मारे जाएंगे, इसलिए वो सब कुछ अपने मास्टर रेगन पर छोड़ देता है। रेगन खड़ा होता है और सोचता है कि साकुराई की कटाना सच में प्लास्टिक की है क्या, क्योंकि उसे हाथ में कुछ ज्यादा ही हल्की लगती है। साकुराई रेगन का सर काटने की कोशिश करता है, लेकिन वो फेल हो जाता है। रेगन उसकी तलवार छीन लेता है और उसे तोड़ देता है। तब मात्सुओ अपनी अल्टीमेट स्पिरिट को छोड़ता है, लेकिन रेगन को बस हल्का सा फील होता है। वो कहता है ये क्या है, लशी है क्या, और फिर एक पंच में उस स्पिरिट को उड़ा देता है। मुराकी अपने क्लोन्स भेजता है, लेकिन रेगन उन्हें आसानी से डिस्पेल कर देता है। जिस पल रेगन मॉब से कहता है कि भागना ठीक है, उसी पल मॉब अपनी सारी साइकिक पावर टेम्पररीली रेगन को ट्रांसफर कर देता है। उसके दिल में सिर्फ अपने मास्टर के लिए ग्रेटिट्यूड रह जाता है। रेगन 1000% पावर के साथ इशिगुरो का सामना करता है। इशिगुरो ब्लैक होल्स क्रिएट करता है, लेकिन रेगन उन्हें सोप बबल्स की तरह फोड़ देता है। इशिगुरो अपनी ग्रेविटी पावर्स का यूज करके रेगन पर हैवी अटैक्स करता है, लेकिन रेगन फिर भी खड़ा रहता है। तब इशिगुरो समझ जाता है कि रेगन का बैरियर बहुत ज्यादा डेंस है और उसके ब्लैक होल्स उतनी एनर्जी नहीं झेल पा रहे, इसलिए वो फट जाते हैं। रेगन इशिगुरो को पकड़ता है, उसका मास्क उतारता है और उसे दीवार पर पटक देता है। साकुराई और मुराकी भी रेगन पर अटैक करते हैं, लेकिन कोई असर नहीं होता। रेगन उन सबको डांट लगाता है, उनके सपने तोड़ देता है और उन्हें एहसास दिलाता है कि वो सब सिर्फ आम लोग हैं। इशिगुरो सबको सरप्राइज करते हुए कहता है कि वो रेगन की बात को रिजेक्ट करता है। वो कहता है कि रेगन एक बुढ़ा आदमी है, कोई यंग लड़की नहीं। इशिगुरो ये बात एक्सेप्ट नहीं कर पाता और अपनी सारी पावर्स रिलीज कर देता है। लेकिन अब रेगन और मॉब दोनों थक चुके होते हैं
इसी मौके का फायदा उठाकर शो अटैक करता है और इशिगोरो को आसानी से हरा देता है। शो कहता है कि वो मॉब से डिसअपॉइंटेड है और बताता है कि 7 डिवीजन को डिसॉल्व किया जाने वाला था। उसे चाहिए था कि जो भी यूजफुल लोग होते उन्हें हेडक्वार्टर्स ले जाता, लेकिन 7th डिवीजन में ऐसा कोई था ही नहीं, इसलिए वो वहां से चला जाता है। मत्सुओ कहता है कि उसके पॉइजन जार में सिर्फ एक ही स्पिरिट बचा है और उसकी अल्टीमेट क्रिएशन तैयार होने वाली है। तभी डिम्पल वापस आ जाता है और मत्सुओ को एक ही हिट में नॉकआउट कर देता है। डिम्पल कहता है कि उसने कुछ पावर्स वापस गेन कर ली है और अब वो मदद कर सकता है, लेकिन मॉब कहता है कि अब सब कुछ खत्म हो चुका है। शिंजी रित्सु को बताता है कि मॉब ने उससे बात की थी और वो सच बताने का फैसला करता है कि उसने उनिगावारा और बाकी लोगों को झूठा फंसाया था। जब वो उनिगावारा से बात करता है, उनिगावारा कहता है कि वो पहले से ही जानता था, लेकिन उसे फर्क नहीं पड़ा क्योंकि उसे लगा था कि सब उससे नफरत करते हैं और बस मौके का इंतजार कर रहे थे। फिर वो बॉडी इंप्रूवमेंट क्लब के साथ ट्रेनिंग कंटिन्यू करता है। टेरुकी अवेकनिंग लैब के किड एस्पर्स को कॉल करता है और उनसे पूछता है कि क्या वो उसके साथ स्ट्रॉन्ग बनना चाहते हैं। सब हाँ कह देते हैं। टेम्पल रेगन से मिलने जाता है और उसे बताता है कि मॉब थकान के कारण बेहोश हो गया है क्योंकि वो बॉडी इंप्रूवमेंट क्लब के साथ ट्रेनिंग कर रहा था और अब काम पर नहीं आ पाएगा। डिम्पल हैरान होता है कि रेगन उसे देख सकता है, जो मॉब की एबिलिटीज की वजह से होता है। रेगन डिसाइड करता है कि डिम्पल अब उसकी मदद करेगा। उधर शो 7 डिवीजन हेडक्वार्टर वापस आता है अपना फोन लेने के लिए और बताता है कि बाहर के एस्पर्स ने पूरी 7 डिवीजन को तबाह कर दिया है। वो अपने बॉस यानी अपने पिता को इन्फॉर्म करता है कि उसे जल्दी जापान वापस आना चाहिए क्योंकि अब उसकी ऑर्गेनाइजेशन सबसे स्ट्रॉन्ग नहीं रही। रेगन देखता है कि सुचिनोको के लिए रिवॉर्ड निकला हुआ है और मॉब को कॉल करता है। दोनों जंगल की तरफ निकल जाते हैं, लेकिन सुचिनोको की जगह मत्सुता के मशरूम्स मिल जाते हैं और रेगन डिसाइड करता है कि पहले उन्हें ही कलेक्ट कर लिया जाए। तभी एक बहुत ज्यादा पावरफुल मॉन्स्टर अपीयर होता है जिसे मॉब आसानी से हरा देता है। मॉन्स्टर ने जितने मशरूम्स खाए होते हैं वो सब उगल देता है। रेगन मशरूम्स की क्वांटिटी देखकर खुश हो जाता है। आखिर में रेगन कहता है कि सुचिनोको शायद एग्जिस्ट ही नहीं करता और दोनों वहां से निकल जाते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगर तुम्हें ये स्टोरी पसंद आई तो लाइक करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में बताओ नेक्स्ट कौन सा एनिमे देखना चाहोगे। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और किलर स्टोरी के साथ। टिल देन स्टे ओताकू, देसी सेंपाई साइनिंग ऑफ।